और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला हैदराबाद से रवाना हो गया। पहले काफिले में तकरीबन 340 आज़मीन शामिल हैं। इस मौके पर मुनक़िदा खास तकरीब में मरकज़ी हज कमेटी के CEO मकसूद अहमद, जामिया निज़ामिया के मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदे मौजूद रहे। इस साल हैदराबाद से 22 काफिलों के जरिए जुमला 8,270 आज़मीन हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करेंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के आज़मीन भी हैदराबाद से रवाना होने वाले काफिलों में शामिल रहेंगे। हैदराबाद हज हाउस से RTC की खुसूसी बसों के जरिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हज टर्मिनल के लिए आज़मीन हज रवाना हुए। इस मौके पर वज़ीर तेलंगाना के दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, रियासती हुकूमत के मुशीर AK खान, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मसीउल्लाह खान, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह भी मौजूद रहे। तमाम हाजी हज़रात से मैं यही गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला जब आपको मौका दिया है तो हज के टाइम पर बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। हज के फ़राइज़ जो अदा किए जाते हैं, बहुत अहम फ़राइज़ अदा किए जाते हैं, उसमें हमें सब्र से, इस्तेमाल से इबादतें करना चाहिए। सारी उम्मत के लिए दुआ करेंगे, हमारी फैमिली के लिए दुआ करेंगे, हमारे जैसे तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे। जो अच्छे हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे, जो अच्छे नहीं है हमारे से उनके लिए भी दुआ करेंगे। अल्लाह कबूल करने वाला है उसको, और हमको यकीन है कि वहाँ पर दुआ रद्द नहीं होती। इसके लिए हर एक को दुआ करना चाहिए, हर एक के लिए करना चाहिए। बस नेक इरादे हैं और हंसी खुशी से जाऊँ और हंसी खुशी से जो है वापस आऊँ। जाऊँ तो जो फिर दोबारा जाऊँ। बहुत कुछ दुआ करेंगे, जितनी चाहे दुआ करेंगे। वतन के लिए तो बहुत पहले करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हम जो हज के लिए सफ़र के जा रहे हैं हमारा हज कबूल फरमाए, ना सिर्फ कबूल फरमाए बल्कि हज के बाद वाली भी ज़िंदगी अल्लाह ताला इसको बदल दे। हैदराबाद के पुराने शहर के बारकस इलाके में मुसलमानों ने बारान रहमत के लिए ईदगाह ग्राउंड में नमाज इस्तिस्का अदा की और रिक्कत अंगेज दुआएं की। जाम मस्जिद के इमाम और खतीब ने इमामत की और नेक आमाल करने और गुनाहों से दूर रहने की तलकीन की। नमाज इस्तिस्का में बच्चे भी शरीक रहे और अपने मासूम अंदाज में दुआएं भी मांगी। पर शामिल हुए और बारान रहमत और रब्बुल आलमीन का फजल करम आवाम ने देखा कि नमाज के बाद दुआ के साथ ही अभी दुआ की इब्तिदा हो रही थी, उसी के साथ अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई, बारान रहमत बरसाई। ये हम सब के लिए इस बात का पैगाम है कि जब हम परमात्मा परमेश्वर रब्बुल आलमीन से जब हम सच्चे दिल से दुआ करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो वो ज़रूर कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि अदऊनु अस्तजाबु लकुम, कि तुम मुझसे दुआ मांगो तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो यही नमाज इस्तिस्का में सब ने दुआ की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और बारान रहमत हुई है। और जब रब्बुल आलमीन बारिश करता है तो वो नहीं देखता कि पानी में हिंदू पर बरसा रहा हूँ या मुसलमान पर या सिख पर या ईसाई पर, जानवर पर या परिंद पर, वो अपनी पूरी मखलूक के फ़ायदे के लिए, फैज़ के लिए पहुँचाता है बारिश। MIM लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के करीमनगर में दिए गए मुबैना मुतनाज़ बयान पर नाराज़गी का इजहार करते हुए बजरंग दल के कारकुनों ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। हैदराबाद के सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में बजरंग दल के कारकुनों ने अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वाज़ेह रहे कि 23 जुलाई को फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी की बरसी के मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने करीमनगर में एक जलसे से खिताब किया था। उन्होंने गौरक्षकों और बजरंग दल के कारकुनों से खौफजदा न होने की मुसलमानों से अपील की थी। ये भी कहा था कि दुनिया उसी को डराती है जो कि डरता है। बजरंग दल के कारकुनों का कहना है कि अकबरुद्दीन अवैसी ने हिंदुओं को धमकी दी है। उधर तेलंगाना असेंबली में MIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने मीडिया के लिए बाकायदा प्रेस नोट जारी करके वजाहत की और कहा कि करीमनगर में किसी भी किस्म का इश्तियाल अंगेज या धमकी आमेज बयान उन्होंने नहीं दिया। और ये भी उन्होंने कहा कि वो कानून के पासो लिहाज रखते हैं। बाज़ मुखालिफिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने बयान को किसी भी किस्म के तनाज़े से पाक करार दिया है। हैदराबाद के सकाफती विरसे इरम मंजिल को मुनहदिम न करने का मुतालबा करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में समाअत हुई।
अदालत ने इरम मंजिल में असेंबली की इमारत की तामीर के डिजाइन को पेश करने का हुकूमत से मुतालबा किया। रियासती हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल रामचंद्र राव अदालत में हाजिर रहे। उन्होंने कहा कि असेंबली की मौजूदा इमारत बहुत पुरानी हो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से यहाँ पर सहूलियात नाकाफी हैं, जिसके सबब जदीद सहूलियात से लैस इरम मंजिल में इमारत तामीर करने का हुकूमत ने मंसूबा बनाया है। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क मुल्क का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क होगा। उन्होंने हुक्काम को 3 महीने के अंदर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने किसानों को भी यकीन दहानी कराई कि पार्क की तामीर में जमीन देने वाले किसानों से नाइंसाफी नहीं होगी। टेक्सटाइल पार्क की तामीर पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर जयेश रंजन और दीगर भी मौजूद रहे। तेलंगाना में इंटरमीडिएट नताइज के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा में अपोजिशन पार्टियों सीपीआई, तेलुगु देशम, टीजेएस, कांग्रेस और दीगर की जानिब से उनके वालिदैन को माली इमदाद। खुदकुशी करने वाले तलबा के वालिदैन को 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल चेक तकसीम किए गए। अपोजिशन लीडर ने रियासती हुकूमत से मुतासरीन में माली इमदाद तकसीम करने की अपील की। मुतासरीन को नजरअंदाज करने और बदउनवानी में मुलविस ओहदेदारों को बचाने का हुकूमत पर यहाँ इल्जाम भी लगाया गया। संगारेड्डी जिले के सिद्धा शिवापेट पुलिस स्टेशन में शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सर्किल इंस्पेक्टर सुरेंद्र रेड्डी की क़यादत में शजरकारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इसमें पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। पुलिस स्टेशन की हुदूद में पौधे लगाए गए। सीआई सुरेंद्र रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो अपने घरों के सामने भी पौधे लगाएं ताकि माहौलियात को खुशगवार बनाया जा सके। उन्होंने शजरकारी से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद करने का भी ऐलान किया। एक जानिब जहां शहर हैदराबाद के मशहूर गांधी अस्पताल में मरीज और उनके रिश्तेदार बुनियादी सहूलियात न होने से आए दिन परेशान नजर आते हैं, वहीं अस्पताल के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में बहसी टेक्नीशियन ट्रेनिंग हासिल करने वाले डॉक्टर्स सेलफोन पर टिकटॉक बनाने में मसरूफ नजर आए। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन डॉक्टर टिकटॉक बना रहे हैं। गांधी अस्पताल में बना टिकटॉक वीडियो फिलवक्त सुर्खियों में आ गया। वीडियो वायरल होने के बाद आला ओहदेदार हरकत में आए और इससे मुतालिक लोगों को मुअत्तल कर दिया। సారీ కూడా ఒకలాంటి ఫీలింగ్ నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తేనే కట్టు లేకపోతే అక్కర్లేదు లవ్ చేయట్లేదు నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తేనే కట్టు ఐ డోంట్ లవ్ యు నువ్వు చేస్తున్నావు ఐ డోంట్ లవ్ యు కొట్టానే ఒప్పుకోను అమ్మా ఇంతకటి కొడిసే से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार हो रहा था చూడాలి చూడాలి అంటూ నీతోనే కావాలి అంటూ నా ప్రాణం నల్లాడుతోంది లోపల ఇంతంతం ఇన్నాళ్ళ నుండి దాక్కుంటూ ఏమో। आज मुल्क भर में करगिल दिवस मनाया गया। करगिल जंग में अहम रोल अदा करने वाले रामचंद्र राव की खिदमत को भी याद किया गया और इस मौके पर एक खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस दौरान 120 से ज़ायद लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। सिकंदराबाद में मुनक़दा तकरीब के दौरान शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। एनसीसी और फौजी जवानों की जानिब से परेड की गई। वाज़ेह है कि 20 साल कबल आज ही के दिन करगिल जंग के दौरान मुल्क के जाबाज जवानों ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। बीजेपी रुकने असेंबली राजा सिंह गाय की हिफाजत का एक नया फार्मूला लेकर आ गए हैं और इसके लिए वो पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम रियासत के वज़राए आला को खत भी लिखने वाले हैं। उन्हें उम्मीद यही है कि कम से कम बीजेपी की ज़ेरे इक़्तिदार रियासतों में इस बिजनेस मॉडल पर संजीदगी से गौर किया जाएगा और गाय तो ना गाय कटेगी ना ही गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग होगी। क्या है गौरक्षा के लिए राजा सिंह का फॉर्मूला, आप ही देखिए। गाय इन दिनों सुर्खियों में है। गाय की हिफाजत कैसे हो, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी एमएलए लाए हैं नया फार्मूला। गाय की सिक्योरिटी के लिए गोबर गणेश।
बिजनेस मॉडल से गाय और किसानों को फायदा। इन सवालों के जवाब शायद गोबर के गणेश दे सकते हैं। चौंकिए नहीं, बस आप सिर्फ गोबर का फार्मूला समझिए। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने गाय का गोबर और गणेश का ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया है जिससे किसान न तो गाय बेचेगा और न ही गौकुशी होगी। राजा सिंह इसके लिए मरकज और रियासती हुकूमतों को खत लिखने वाले हैं। गोबर से भी हमें फायदा मिलता है। गाय के गोबर से हम देवी देवताओं का निर्माण सकते हैं। सिर्फ गणेश नहीं, हम दुर्गा माता भी बना सकते हैं, कृष्ण भगवान भी बना सकते हैं। यानी 33 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिमा भी गाय के गोबर से बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक काम हो रहा है और सरकार से भी बहुत ही जल्द डिमांड करूंगा और एक पत्र तेलंगाना सरकार को और इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को भी मैं पत्र लिखूंगा कि गाय के गोबर से अगर प्रतिमाएं बनेगी, एक तो किसान को फायदा होगा और दूसरा गरीब लोगों को भी फायदा होगा। हैदराबाद की तंजीम पंचगुए लंबे वक्त से गाय के गोबर से केमिकल बनाने पर काम कर रहा है। राजा सिंह के कहने पर तंजीम ने गणेश की मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया है और आने वाली गणेश चतुर्थी के लिए गोबर के गणेश मार्केट में आने के लिए तैयार हैं। गोबर के गणेश इको फ्रेंडली हैं। इसी गाय के गोबर से एक तो पर्यावरण सुरक्षित रहता है और पानी भी पोल्यूटेड नहीं होगा क्योंकि इसमें केमिकल नहीं रहता है, एकदम पवित्र चीज़ है। तो ये ध्यान में रख के हम लोगों ने गाय के गोबर से गणेश बनाना प्रारंभ किया और इसके दो फायदे हमने सोचा है। एक तो जो गणेश बनाने वाले लेबर जो काम करेगा उसको रोजगार मिल जाएगा और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो गणेश हम बेचेंगे उससे जो पैसा आएगा वो गाय के लिए चारे के लिए काम आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणेश की मूर्तियों के विसर्जन से पानी आलूदा होता है। गणेश मूर्तियों को खूबसूरत बनाने में इस्तेमाल होने वाले रंग केमिकल के बने होते हैं, लेकिन गोबर के गणेश बनाने के लिए चूना और फूलों के रंग का इस्तेमाल हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि गोबर के गणेश लकी साबित होंगे। हमने तो टारगेट लगाया था 1 लाख का, बहरहाल इस वर्ष तो हुआ नहीं। अपने 20,000 तक तो रेडी है अभी, तो अगले साल के लिए पूरा टारगेट है कि कम से कम 1 लाख से 10 लाख तक तो करना है। जितने भी घर में अभी पूजा होती है गणेश जी की, सभी के घर में गोबर गणेश, जो गोबर से बना हुआ गणेश है, वो स्थापना हो। पंचगुए तंजीम ने फिलहाल 1 फुट तक की गणेश मूर्तियां तैयार की हैं। गोबर से बनी गणेश मूर्तियां वजन में बहुत हल्की हैं और इनको बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। पूरे ठोस है ये सांचा है इसका। इस सांचा में जो है पूरा गोबर भर दिया जाता है और फिर खोला जाता है। अंदर से पूरा ठोस है और बहुत ही हल्का है। गणेश जी इसके लिए करीब करीब 1 किलो समझो, 1 किलो में बन जाता है। वैसे गोबर गणेश कहकर किसी को चढ़ाने वाला जुमला गोबर के गणेश की शक्ल में यहाँ अपना मतलब बदल रहा है। गोबर का फार्मूला अगर चल निकला तो दूध नहीं देने वाली गाय को भी इस्तेमाल करने का तरीका किसान की समझ में आ जाएगा। गोबर के गणेश खरीदने की गारंटी अगर लोग उठा लें तो गोबर का बिजनेस मॉडल कई मुश्किलों को आसान बना सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से संजय तिवारी की रिपोर्ट। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। एपी में विजय दिवस का इनकाद, गवर्नर बीबी हरिचंदन ने की सरकारी पौधे लगाकर शहीद जवानों को खिराज पेश करने की अपील। जगनमोहन रेड्डी और केसीआर के बीच मैच फिक्सिंग, सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम, आबी प्रोजेक्ट्स के मुआहदों पर जताया एतराज। विजयवाड़ा में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर होगी पाबंदी, जिला कलेक्टर इम्तियाज और म्युनिसिपल कमिश्नर का ऐलान। विजयवाड़ा राजभवन के अहाते में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन और उनकी अहलिया ने पौधे लगाए। इस मौके पर गवर्नर ने शहीद करगिल जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि आज का दिन तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा गया है। करगिल शहीद जवानों की याद में गवर्नर ने रियासत के हर शहरी से पौधे लगाने की अपील की। साथ ही कहा कि रियासत के हर शख्स को चाहिए कि वो कम से कम 5 पौधे लगाएं ताकि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। Today we have planted trees
As you know, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has given a call to the nation to plant trees massively to save the nation, to save the environment, and to save the people of the country. Because as you know, there is pollution to such extent that the entire nation will be crippled. Not the entire nation, the whole mankind. So there is a movement all over the country, all over the world, and let us join that movement. And on this occasion, I appeal to my brothers and sisters of Andhra Pradesh to plant trees, at least 5 trees this year, and on auspicious occasions like birthday, marriage anniversary, and other occasions, please plant 1 tree at least to save the nation, to save the mankind. करगिल शहीदों को तिरुपति एनसीसी की जानिब से भी खराज अकीदत पेश किया गया। सरहद पर तैनात जवानों ने मुल्क की ज़मीन की हिफाजत को लेकर अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। 20 साल कबल आज ही के दिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज ने हिंदुस्तान की अराज़ी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे जाबाज सरहद पर तैनात जवानों ने नाकाम कर दिया था और पाकिस्तान की फ़ौज को सबक सिखाया था। इस जंग में मुल्क के 550 से ज़ायद जवान शहीद हो गए थे। Today is a very important day wherein we are celebrating the 20th anniversary of Operation Vijay, the Kargil Divas. It's been 20 years that June 1999 the Kargil war has started, and we are successful in outbeating the Pakistanis, and today we are celebrating the 20th anniversary of the Kargil Divas. There are so many soldiers, brave soldiers, who have laid the supreme sacrifice for the country. Almost 550 of them who lost their lives. Only bless and pray God that the bereaved, the families of the bereaved, the soldiers, brave soldiers, and God gives them strength and support in all their future endeavors. And it's a day for each one of us to remember, salute the brave soldiers, and pray God that the Indian Army, the Indian Armed Forces keep on excelling. तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में रियासत के नए गवर्नर बिश्वभूषण से मुलाकात की। तकरीबन 15 मिनट तक जारी इस मुलाकात के दौरान गवर्नर ने आंजहानी एनटीआर से अपने ताल्लुकात पर भी बातचीत की। गवर्नर ने कहा कि एनटीआर एक अजीम लीडर थे, उनकी खिदमत काबिल सताइश है। इस मौके पर तेलुगुदेशम पार्टी के दीगर लीडर भी मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि रियासत की तकसीम के बाद पहली मरतबा आंध्र प्रदेश के लिए अलहदा गवर्नर का इंतखाब अमल में आया है। जगनमोहन रेड्डी और केसीआर के बीच मैच फिक्सिंग हो गई है और ये कहना है आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू का। असेंबली में बातचीत का मौका फराहम न किए जाने पर चंद्रबाबू नायडू ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने तेलुगुदेशम लीडरों के साथ अमरावती में एक इजलास मुनक्किद किया और कहा कि जगनमोहन रेड्डी और केसीआर मुस्तकिल तौर पर सीएम नहीं रहने वाले। आंध्रा और तेलंगाना का क़याम मुस्तकिल है। प्रोजेक्ट की तामीर को लेकर तेलंगाना के साथ जो मुआहदा हुआ वो ठीक नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जिस वक्त जगनमोहन रेड्डी और अपोजिशन लीडर थे उस वक्त तेलंगाना में तामीर हो रहे प्रोजेक्ट्स की उन्होंने मुखालिफत की थी। अब जबकि इख्तिदार पर हैं, मज़कूरा प्रोजेक्ट्स की तायद कर रहे हैं। అంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్. మన దగ్గర నీళ్ళన్నీ కిందికి రావాల్సింది. ఆయన ఇప్పుడు మాట్లాడే మాటలు చూస్తే ఆ నీళ్లు కూడా రావని మాట్లాడుతున్నాడు. నీళ్లు రాకుండా వాళ్ళు ఎక్కడ ఆపుతారండి? మనకు హక్కు లేదా? హక్కు తేలాలి కదా. వాళ్ళ నీళ్లు వాళ్ళు తెమ్మనంటే రిజర్వాయర్లు ఖాళీగా ఉంటే మనం నీళ్లు మనం తీసుకెళ్దాం, ఎవరి నీళ్లు వాళ్ళు వాడుకుందాం. తప్పే ఉందండి దీంట్లో? మనకు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అవుతుంది. ఒకవేళ కాదు మనం తీసుకెళ్దాం, 10 టీఎంసీ నీళ్ళు ఇద్దాం, తప్పులేదు. రిలేషన్లో తెలంగాణ నేలపైన నీళ్లు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం లేదు. రాయలసీమకు నీళ్ళు ఇవ్వాలి. సమగ్రంగా ఆలోచించండి. మేము నదుల అనుసంధానం మొత్తం వంశధార దగ్గర నుంచి పెన్నా వరకు నదుల అనుసంధానం ఆలోచించాం. आंध्र प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी के लिए कई कंपनियां आगे आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक वफ्द ने कल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए
इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे जैसे कानकनी, ईंधन, लिथियम बैटरियों की तैयारी, लॉजिस्टिक में कई कंपनियों ने सरमायाकारी का ऐलान किया। इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया के सफीर बराए चेन्नई सूजन ग्रेस ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के वफद ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए तफसीलात फराहम की थी। तेलुगु देशम लीडर ने YSRCP पर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने का इल्ज़ाम लगाया है और YSRCP के अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में माज़रत ख्वाही का भी मुतालबा किया और कहा कि YSRCP के अरकान ने CM की तारीफ में गुलू करते हुए उन्हें मुसलमानों का खुदा बताया। मुसलमानों के हक में आप जगन मोहन रेड्डी साहब आप अल्लाह है, नौज़ बिल्लाह। एक इंसान को आप अपने मुफाद के लिए आप इतनी तारीफ करते हैं, इस तारीफ में आप गुलू करके अल्लाह के बराबर बताना ये कहाँ तक सही है। हम आपसे ये डिमांड करते हैं कि जिस ऐवान असेंबली में आपने ये गलत कलिमात कहे, उसी असेंबली के अंदर तमाम दुनिया के मुसलमानों से आपको माफ़ी मांगना चाहिए। करनूल के कदीम ईदगाह मैदान में 3 दिन तक बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का और खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया है। करनूल के गवर्नमेंट काजी सैयद सलीम बादशाह ने बारान रहमत के लिए खास दुआएं की। उन्होंने आवाम को शजरकारी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ करने की भी अपील की। नमाज इस्तिस्का के लिए कदीम ईदगाह में सहूलियात फराहम करने पर रुकन असेंबली करनूल हफीज़ खान से इजहार तशक्कुर भी किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह ताला को राजी और खुश करने की नीयत के साथ एक दरख्त लगा दे और वो दरख्त बड़ा हो जाए, सायेदार दरख्त हो जाए और फलदार दरख्त हो जाए, तो जितने अफराद उस दरख्त के नीचे साये में बैठेंगे या उस दरख्त के फल खाएंगे, सबका सवाब अल्लाह ताला उस दरख्त लगाने वाले को अता फरमाएगा। अदूनी के म्यूनिसिपल अपर प्राइमरी स्कूल में MIM लीडर महबूब बाशा के हाथों तालीमी मवाद की तकसीम अमल में लाई गई। महबूब बाशा ने तलबा से दिल लगाकर मेहनत से तालीम हासिल करके अपने वालिदैन का और मुल्क का नाम रोशन करने की अपील की। YSRCP लीडर SV मोहन रेड्डी ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की जानिब से SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ को नामजद ओहदों में 50% रिजर्वेशन देने का खैर मकदम किया है। इस मौके पर पार्टी के जिला दफ्तर में केक काटा गया। पार्टी कारकुनों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया। SV मोहन रेड्डी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए तारीखी कदम उठाए हैं। बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए अनंतपुर म्यूनिसिपल दफ्तर के बाहर मुलाजमीन ने धरना दिया। बरहम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने फराइज का बाइकआउट करते हुए धरना दिया। इनका कहना था कि इन्हें 3 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही, इसकी वजह से इनकी जिंदगी मुश्किल में है। एहतजाजी मुलाजमीन ने बकायाजात की अदायगी तक फराइज से दूर रहने का ऐलान किया। एहतजाज शिद्दत इख्तियार करने पर पुलिस ने मदाखलत करते हुए मसाइल को हल करवाने की यकीन दहानी करवाई और इसके बाद इन मुलाजमीन ने अपना एहतजाज खत्म किया। और नाजरीन, अब हम रुख करेंगे कर्नाटका की खबरों का, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम खबर कर्नाटक से ही आ रही है, जहां एक बार फिर से कमल खिल गया है और येडियुरप्पा की चौथी बार हलफबरदारी की तकरीब की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बराह रास्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। राजभवन में तकरीब हलफबरदारी का इनेकाद किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद गवर्नर वाजुभाई वाला येडियुरप्पा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कर्नाटक का जो सियासी नाटक था वो लगातार कई दिनों तक जारी रहा। पल पल का अपडेट हमने आपको दिया और अब
वो लम्हा आ गया है जब येडियुरप्पा की चौथी बार हलफबर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया है। और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि येडियुरप्पा ने अपने ट्विटर अकाउंट में अपने नाम की जो स्पेलिंग है वो भी बदल दी है। यानी कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। किस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि कर्नाटक में कई बार गवर्नमेंट को लेकर पसोपेश की जो हालात थे वो बने, और अब एक बार फिर से कर्नाटक में कमल खिल गया है। येडियुरप्पा की चौथी बार हलफबर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया है। और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।